फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ यूपीपीसीएस, आरओ और बीपीएससी के लिए जो प्रीवियस ईयर के में क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम उन क्वेश्चंस को की बात करेंगे। यहाँ पे उनका किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनका सॉल्यूशन देखना। इसमें हम हिस्ट्री और आपका ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, जो भी 5 टॉपिक आपके जो मेजर कोर सेक्शंस रहता है पीसीएस के लिए, वो सारे कवर करेंगे। तो सारे क्वेश्चंस ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये आपकी रिवीजन सीरीज है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा सारा, है ना। पढ़ने के बाद जो रिवीजन करना है, फास्ट रिवीजन सीरीज है, तो आज उसके लिए बात करते हैं। ये स्टडी विद सिविल सर्विसेज, मतलब आपके जो ज्ञान सर हैं उनके द्वारा उन क्वेश्चंस को जो बनाया गया है, निकाले गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में पहली बार पुनर्वासन उपकरण की खोज की थी, वह एक थे। तो वो एक क्या थे? ये क्वेश्चन देखो आपका पूछा भी गया अभी। तो आपके एक ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भूगर्भीय वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विक भी थे। कौन? रॉबर्ट ब्रूस की बात की जा रही थी। बस यहाँ क्वेश्चन को देखना और कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, क्योंकि कवर करना रिविजन है। कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का जो त्रियुगीन विभाजन किया गया था, तो ये क्या था? ये थॉमसन ने किया था। इसमें कोपेनहेगन संग्रहालय की जो सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, तो थॉमसन ने किया था। क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल सेम टू सेम वो रिपीट हो जाते हैं, तो आप लोगों को सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना जरूरी है। हम 5 टॉपिक हैं, जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ये सारे सब कवर कर लेंगे यहीं पे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, तो कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हुआ स्थान क्या था? तो स्थान भी बता दीजिए। देखो चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं वहीं से, वो क्वेश्चन से रिलेटेड भी है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन सी आदमगढ़ में होता है। तो मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जो हमें कहाँ से मिले थे? तो ये आदमगढ़ से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे? तो हड्डी के उपकरण की बात करें, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। काकोरिया से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। कहाँ से? काकोरिया से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिलते थे? तो एक ही कब्र से जो 3 मानव कंकाल दमदमा से मिले थे। कहाँ से? दमदमा से। क्वेश्चन नंबर 7, खादानों का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था सर्वप्रथम? ये नवपाषाण काल में खादानों का प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम। नेक्स्ट, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जीवाश्म कहाँ मिलता है? तो ये आपका नर्मदा घाटी में मिला था। भारत में मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य या जीवाश्म साक्ष्य मिले थे, तो वो नर्मदा घाटी से मिले थे। अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अवध में जो एका आंदोलन हुआ था, वो आपका लगान का नगद में परिवर्तन करना था। क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक वस्तु कृति से मिलते हैं? तो ये आपके मिलते हैं हरिकेली नाटक से। हरिकेली नाटक से ये कुछ अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक संस्कृति से मिलते हैं, हरिकेली नाटक। नेक्स्ट, गैरिक मृतभांड पात्र जो का नामकरण हुआ था, तो इनका नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। गैरिक मृतभांड पात्र का नामकरण आपका हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? बताइए कब की बात है ये? ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफना कर रखते थे? तो ये रखते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। बस ये समझ लीजिए, जो मैग्नेट का है ना, NS होता है, बस मैग्नेट की तरह। कहाँ के लोग? महाराष्ट्र के लोग, उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले थे? तो ये आपके सबको मालूम हो जाए, बुर्ज होम। रिवीजन है, फास्ट से रिवीजन करना आपको। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, तो कहाँ से हुआ था? ये भी गर्तावास, वही जहाँ से कुत्ते को दफनाया गया था, बुर्ज होम ही होगा और गर्तावास।
विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले थे? तो विंध्य क्षेत्र की बात करें, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले थे? ऑप्शन डी जी यहाँ पे राइट है, लेखाहिया से मिले थे। लेखाहिया से आपको ये विंध्य क्षेत्र का एक जगह है जहाँ पे मानव कंकाल सर्वाधिक मिले थे। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, किस पे आश्रित होता है? संस्कृति पर। तो ये कहा जा रहा है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। ये क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित? ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि, बताइए। 18 का हो जाएगा ए, वह नगरीय सभ्यता थी। कैसे थी? सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे हम। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो आर्य लोग आए थे उनसे पूर्व माना जाता है, तो ये मृत भांड से पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने के महत्वपूर्ण कारक थे मृत भांड। 19 हो गया। 20 क्वेश्चन नंबर, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, वैदिक सभ्यता से सिंधु घाटी सभ्यता को भिन्न थी क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे सिंधु घाटी संस्कृति में विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। कहाँ पे? सिंधु घाटी जो थी उसमें शहरी जीवन की सुविधाएं, संस्कृति में शहरी जीवन की सुविधाएं थी। और यहाँ चित्रलेखीय लिपि भी मिली थी। और सिंधु घाटी संस्कृति में लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या था? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई है जो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता पर जो प्रकाश डालता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरातात्विक संबंधी जो खुदाई थी ये। 23, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो पूर्व आर्य से माना जाता है। कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। लिखा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है और ये स्थल दिए गए हड़प्पा, सावधान, R37, लोथल, डॉकयार्ड, कालीबंगा, नर्तकी मूर्ति, मोहनजोदड़ो, जुता हुआ खेत। तो यहाँ पे ऑप्शन नीचे है, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। तो ऑप्शन डी इज राइट है। पहले का आपका हो जाएगा पहला, दूसरा, चौथा, ठीक है, वैसे भी आपको याद होगा। तो पहले का पहला हड़प्पा सावधान, R37, लोथल डाकयार्ड था, कालीबंगा जुता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति की, ठीक है। नेक्स्ट, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, अभी जस्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। 25 का बी, कालीबंगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 26 है। हड़प्पा बस्ती है और नदी जिस नदी पर स्थित थी, तो 26 का ए ही है आपका। ए का मतलब पहले का तीसरा। हड़प्पा सतलज नदी किनारे था, कालीबंगा आपका घग्गर नदी के, लोथल आपका भोगवा नदी रोपड़ आपका हो जाएगा। एक मिनट, गलत हो रहा है। हड़प्पा था आपका रावी नदी पे, हाँ वही कह रहे हैं ना। कालीबंगा आपका घग्गर नदी, लोथल आपका भोगवा, रोपड़ की बात करेंगे तो सतलज नदी, ठीक है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये सबको पता है। 27 का ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से ही महान स्नानागार प्राप्त हुआ था। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है तो ऑप्शन डी इज राइट है, यहाँ पे असत्य है। नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है।
व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, सही। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं। अभी हम लोग ऊपर क्वेश्चन देख चुके हैं, उसमें कहा गया था कि लोहे से ये लोग परिचित नहीं थे। 29 क्वेश्चन निम्नलिखित में से सुमिलित नहीं है, वो बताना है। तो 29 में आपका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट है। लोथल गुजरात सही है। कालीबंगा हरियाणा नहीं है आपका, रोपड़ पंजाब है। कालीबंगा बताना है आपको कहाँ है, कुछ देख लो। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मैच करना है, और ये स्थान दिए गए कहाँ पे कौन से स्थान है मैच करके बताना है। तो इसका 30 का जो आंसर 30 है, हाँ 30 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। सी का मतलब पहले का तीसरा मांडा है, जम्मू कश्मीर। मांडी पूछ देगा तो उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस में, मांडा जम्मू कश्मीर। बी का चौथा दायमाबाद महाराष्ट्र में। सी का पहला कालीबंगा राजस्थान। अभी देखा था पीछे क्वेश्चन छोड़ा था हमने, कालीबंगा राजस्थान मिल गया ना। राखीगढ़ी हरियाणा। ये मैच द फॉलोइंग थे, सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। लिखा है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। सिंध में जो अवस्थित है वो बताना है। तो 2 और 3 इसमें सही है, मोहनजोदड़ो है और चन्हियोदड़ो है। ये हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में से जो सिंध में अवस्थित है वो मोहनजोदड़ो, चंदीगढ़। 32 क्वेश्चन नंबर, चंदोड़ो के उत्खनन का निर्देशन दिया था, किसने दिया था। तो ये J.H. मैके ने दिया था। चंदोड़ों के उत्खनन का निर्देशन जो दिया था J.H. मैके ने दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। 33 का बी, हड़प्पा है जो पाकिस्तान में अब। लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, आलमपुर उत्तर प्रदेश, सारे क्लियर है, तो हड़प्पा ही बचा ना। दाधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, तो ये कहाँ पे 34 का बी हो जाएगा, पंजाब में। दाधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय स्थल है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदड़ो नहीं है, लोथल है यहाँ पे। ऑप्शन 35 का सी इज राइट। 36 देखते हैं। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का गुजरात स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। बताइए लोथल किस नदी पर, वही बताना है। तो ये भोगवा नदी पर। हम लोग मैच द फॉलोइंग में सारी चीज़ें देख चुके ऊपर। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, तो आपका गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर को किसके कहा जाता है। 38 का सी, लोथल को ही पतन नगर कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरस्थल है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरस्थल कौन सा है। 39 का डी हो जाएगा यहाँ पे, राखीगढ़ी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी, ये दिया गया आपका कौन कौन सी इसमें से नदियां थी। तो 1 2 3 थी इसमें, ऑप्शन बी इज राइट है यहाँ पे। सिंधु थी, चिनाब थी, झेलम थी, गंगा जी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 में लिखा है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं और पीने योग्य जल संरक्षण हेतु अवशेष मिले हैं। तो ये आपके मिले थे मोहनजोदड़ो से, कुएं के अवशेष घरों में। कथन दिया गया कारण, क्वेश्चन नंबर 42 है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो 42 का जो ऑप्शन है आपका बी है। बी में लिखा है ए और दोनों सही हैं तथा आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सही तो दोनों है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं और ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले थे। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण की बात करें तो ये धौलावीरा से मिले थे। धौलावीरा किस राज्य में स्थित, देखो उसी से रिलेट क्वेश्चन करता जा रहा है, गुजरात। क्वेश्चन अच्छे से बने। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। तो 45 का सी, धौलावीरा ही है।
46 की बात करें, एक उन्नत जल प्रबंधन और संरक्षण व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो ये कहाँ से 46 का बी हो जाएगा, धौलावीरा से ही एक उन्नत जल प्रबंधन और संरक्षण व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए, 47 का ए हो जाएगा, मानव समाधान। कहाँ से, हड़प्पा स्थल जो सनौली है वहाँ से उत्खनन प्राप्त, मानव संसाधन समाधान। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले ये किया गया था, तो कहाँ किया गया था, 48 का डी हो जाएगा, भारत में किया गया था। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, 49 का सी हो जाएगा, घोड़ा, गाय, ऊंट, शेर नहीं मिलता, बैल या सांड मिलता है, हाथी मिलता है, भेड़ मिलती है। वर्ण पट्टिका पर उत्कीर्णी सींग युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई थी, तो 50 का भी हो जाएगा, कालीबंगा से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कीर्ति है जो प्राप्त हुई थी कालीबंगा से। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है, तो सबको पता है ये तो, है ना, मिस्र की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है वो बताना। 52 का है वो आपका डी हो जाएगा, एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। ये एक्सप्लेनेशन आप देखो बुक में पढ़े होंगे आपने, वही सारे यहाँ केवल क्वेश्चन बताया जा रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो ये सभ्यताओं का उत्तर से कैसे सभ्यताएं किस किस जगह आई हैं दक्षिण तक, एज़टेक आया, माया आया, मुइस्का, इंका। 53 क्वेश्चन नंबर है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, 53 का डी हो जाएगा, एक उत्तम व्यक्ति का। क्लासिकीय संस्कृति में जो आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति, मतलब अच्छे व्यक्ति के लिए। हाँ, मेरा नाम तो उत्तम है। अच्छा, मैं अच्छा नहीं हो गया। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये 54 का आपका बी हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद को। त्राई नाम क्या है, त्राई नाम की बात करने 55 का ए हो जाएगा, 3 वेदों को त्राई नाम कहते हैं। 56 क्वेश्चन नंबर है, 56 में लिखा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, वेद दिए गए, तो इसका पहला ही सही है। अब पहले में लिखा क्या वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, पहले में है, पहले का चौथा ऋग्वेद है आपका स्रोत एवं प्रार्थना के लिए। बी का दूसरा यजुर्वेद आपका स्रोत एवं कर्मकांड के लिए। सी का पहला सामवेद संगीतमय स्रोत। ऐसे हम पहले ही सी को देख लेते तब भी पता चल जाता। और डी का तीसरा है अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के लिए। हाँ, तो पता है, यही सीखोगे। क्वेश्चन 56 था ये, हम लोग 57 पहुँच गए। 57 क्वेश्चन नंबर में लिखा है कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद क्या है, स्रोतों का संकलन है, सारे टॉपिक कवर है। गोपद ब्राह्मण संबंधित है किससे, तो गोपद ब्राह्मण आपका अथर्ववेद से संबंधित, किससे, अथर्ववेद से संबंधित। निम्नलिखित में से किसका संबंध, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो ये 59 का बी हो जाएगा, अथर्ववेद, बी सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद। निम्नलिखित किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद, ध्यान देना। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन को प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो ये 60 का आपका हो जाएगा यहाँ पे बी, अतरंजी खेड़ा से मिले थे, हंसिए। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो 61 का डी है, दर्शन पर आधारित रहती हैं, फिलॉसफी दौर। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या होता है, तो इसमें हो जाएगा दर्शन। 62 हो गया। 63 क्वेश्चन नंबर देखना हम लोगों को। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो मोक्ष की चर्चा की बात करें तो 63 का आपका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, उपनिषद की मोक्ष की चर्चाएं अगर हम पढ़ना है मोक्ष के बारे में, तो ऑप्शन डी इज राइट, उपनिषद। ठीक है,
हाँ, मोक्ष की प्राप्ति चाहते तो उपनिषद को पढ़िए। उपनिषद का मतलब गुरु के समक्ष बैठकर पढ़ना, ये भी पता नहीं है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो 64 का आपका हो जाएगा सी। ये कठोपनिषद में मिलता है। किसके बारे में? आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद हुआ था, वो उपनिषद में प्राप्त है, कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो अश्वपति जो शासक थे वो थे आपके केकय के। कहाँ के? केकय के। निम्नलिखित में से वैदिक संहिता का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिता की बात करें, वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषद सबसे बाद में आया और वैदिक संहिता सबसे पहले, ऐसे याद कर लेना। फिर 67 क्वेश्चन नंबर है, वैदिक नदी अस्कनीय है जो कि पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो 67 का सी हो जाएगा, चिनाव के साथ की जाती है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान जो है चिनाव नदी के साथ की जाती है। चेनाव, चुनाव सुनाई दे रहा है क्या? ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ये बताता है कि आर्यों को संबंध अफगानिस्तान के साथ है, तो ये मिलता है कुबा और कुरमो। कुबा और कुरमो के साक्ष्यों से ये पता चलता है, सूचक से। 69 वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? देखो ऐसे वर्ड टर्मिनोलॉजी स्टार्ट हो जाती तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया है। कुबा आ गया तो कुबा नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? 69 का ए हो जाएगा। ये अफगानिस्तान में, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा भी अफगानिस्तान में के बारे में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना। क्वेश्चन नंबर आपका है 70 का आंसर यहाँ पे छोटा कर लो थोड़ा। ऑप्शन इसका बी वाला सही है। बी का मतलब पहले का दूसरा कुबा है जो आपका काबुल। बी का तीसरा परुष्णी रावी। सी का पहला सदा नीरा गंडक। और डी है जो चौथा रहेगा इसका सुतुद्री आपका सतलज। ऑप्शन बी इज राइट। 71 देखते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? 71 का बी हो जाएगा, बृहस्पति को उनको पुरोहित माना जाता था वैदिक देवताओं में। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो 72 का बी हो जाएगा, गला का। जो निष्क होता था वो गले में पहनने वाला एक आभूषण था। प्राचीन भारत में निशाखा से जाने जाते थे, तो ये ए थे। स्वर्ण आभूषण को निशाखा नाम से जाना जाता था। 74 क्वेश्चन नंबर। लिखा है कि बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। नहीं, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त होता है। बोगज कोई इस वजह से उल्लेख है। ऑप्शन बी इज राइट है यहाँ पे। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूची देता है? ईरान से जो भारत आए थे उनके आने की सूची जो देता है वो 75 का सी है आपका, बोगज कोई का अभिलेख। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का कस वर्णन है प्राप्त होता है, तो 76 का हो जाएगा आपका बी, बोगज कोई अभिलेख। वैदिक देवता है, समझ जाओ। 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो 77 का डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। सेवेंटी 78 क्वेश्चन नंबर है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह ग्रंथ कौन सा है? 78 में बताना। तो सी, सतपथ ब्राह्मण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है सतपथ ब्राह्मण। उत्तर वैदिक काल
में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता है? तो ये अंग और मगध को समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 पे हम लोग पहुंच गए। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो 80 में भी हो जाएगा। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास रखती थी? तो 81 का आपका हो जाएगा डी, बलि एवं कर्म कांड में। ऋग्वेद काल में जो जनता विश्वास रखती थी बलि एवं कर्म कांड में, क्रूतियाँ थी और धीरे धीरे इसको बंद किया गया। फिर ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। 82 का ए। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीतमा एवं नदीत्मा संबोधित किया जाता है? 83 का बी हो जाएगा। सरस्वती नदी को यहाँ पे मातेत्मा, देवीतात्मा, नदीत्मा कहा जाता है। 84 क्वेश्चन नंबर, प्राचीन काल में आर्यों के जीवोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? 84 का बी हो जाएगा शिकार। प्राचीन काल में आर्यों के जीवोपार्जन का मुख्य साधन शिकार था। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो 85 का आपका हो जाएगा ए, जौ के लिए। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द है जो कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है जौ के लिए। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं हम लोग कि लिखा है किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो डी में कहा गया। अथर्ववेद में कहा गया कि सभा और सभापति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो कहाँ मिलता है? ये मिलता है अथर्ववेद में। जीवन का विज्ञान का आयुर्वेद अर्थात अथर्ववेद। ऋग्वैदिक धर्म था। ऋग्वैदिक धर्म क्या था? तो ये बहुदेववादी था। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित थे इंद्र को। 89 का बी, इंद्र को। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित थे, तो मंत्र थे आपके अग्नि से संबंधित। निम्नलिखित में से युद्ध देवता समझा जाता है, तो युद्ध देवता आपको इंद्र को समझा जाता है। किसको? इंद्र को। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड पर हमें इंद्र के बारे में विचार करना। 92 है क्वेश्चन नंबर। इसका ऑप्शन डी है। डी में मतलब पहला और चौथा। झंझावट के देवता और वर्षा के देवता। 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ था? 93 का ए, ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ था। 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल था वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94, आंध्र सातवाहन जिसको कहते थे शासकों के इतिहास की जानकारी के लिए अधिक विश्वसनीय माना जाता है, तो ये माना जाता है आपका मत्स्य पुराण को आंध्र सातवाहन शासकों के इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो 95 का सी हो जाएगा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध जो मंत्र थे वो ऋग्वेद में मिलता है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनोत्तर और वंशानुचरित संकेतक हैं 96 का बी पुराणों के। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए, पुराणों की संख्या कितनी है? ये आपका 97 क्वेश्चन नंबर है। तो आपको बताना है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो सभी लोग बता देंगे कि 18 होती है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? 98 का डी हो जाएगा, जय संहिता के रूप में जानी जाती है। 99 क्वेश्चन नंबर की
स्पेस दिया गया है कि को मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणित माना जाता है, तो 99 में आपका क्या हो जाएगा, ए। विष्णु पुराण को मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणित माना जाता है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से। 100 का आपका डी इज राइट, मुंडकोपनिषद से।